भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए ब्रह्मानंद नेताम को बनाया उम्मीदवार। और रायपुर में आज उपभोक्ता सहायता एवं परामर्श केंद्र का हुआ शुभारंभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने कोविड महामारी के दौरान अपने 1 अरब 30 करोड़ नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की और कई जरूरतमंद देशों को अनाज की आपूर्ति भी की। आज इंडोनेशिया के बाली में खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर G20 के पहले कार्यकारी सत्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में उर्वरकों की मौजूदा कमी एक बड़ा संकट है। उन्होंने कहा कि उर्वरक की आज की कमी कल के लिए खाद्य संकट है और विश्व के पास इसका कोई समाधान नहीं है। उन्होंने विश्व के नेताओं से आग्रह किया कि वे विश्व में खाद्य और अनाज की आपूर्ति श्रृंखला स्थिर बनाने के लिए आपसी समझौता करें। खाद्य सुरक्षा से संबंधित भारत के प्रयासों के बारे में श्री मोदी ने कहा कि भारत सतत ऊर्जा सुरक्षा के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहा है और मोटे अनाज जैसे पोषक और पारंपरिक खाद्यान्नों को फिर से लोकप्रिय बना रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मोटे अनाज वैश्विक कुपोषण और भुखमरी के समाधान हो सकते हैं। उन्होंने विश्व के नेताओं से अगला वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाने का आग्रह किया। श्री मोदी ने कहा कि विश्व में शांति, सद्भाव और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत और सामूहिक संकल्प लेना आज के समय की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण के लिए प्रतिबद्ध है और वर्ष 2030 तक भारत का आधा विद्युत उत्पादन नवीकरणीय स्रोतों से होगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने आज बाली में G20 शिखर सम्मेलन के आरंभ में विश्व के नेताओं के साथ संक्षिप्त चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती पर लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समुदायों ने अपनी कला, शिल्प और कड़ी मेहनत से राष्ट्र को समृद्ध किया। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों और गुमनाम नायकों को नमन करते हुए उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि आदिवासी समुदायों ने स्वतंत्रता संग्राम में महान योगदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भगवान बिरसा मुंडा और करोड़ों आदिवासी शूरवीरों के सपनों को साकार करने के लिए देश अमृतकाल के 5 प्रण की ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। इन 5 प्रणों में विकसित भारत का लक्ष्य औपनिवेशिक मानसिकता को खत्म करना, अपनी विरासत पर गर्व करना, नागरिकों में एकता और कर्तव्य परायणता की भावना शामिल है। जनजातीय गौरव दिवस पर श्री मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से देशवासियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समुदाय के योगदान और प्रमुख जनजातीय आंदोलनों में उनकी भूमिका को स्मरण किया। प्रकृति के साथ सहजीवन और समावेश भी है। इस भव्य विरासत से सीखकर भारत को अपने भविष्य को आकार देना है। मुझे विश्वास है जनजातीय गौरव दिवस इस दिशा में हमारे लिए एक अवसर बनेगा, एक माध्यम बनेगा। इसी संकल्प के साथ मैं एक बार फिर भगवान बिरसा मुंडा और कोटि-कोटि आदिवासी वीर वीरांगनाओं के चरणों में आदरपूर्वक, श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न हिस्सों में जनजातीय संग्रहालयों और जनधन, गोवर्धन, वनधन, स्व सहायता समूह, मातृत्व वंदन योजना, ग्रामीण सड़क योजना, एकलव्य विद्यालय, 90% तक वन उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और मिशन इंद्रप्रस्थ जैसी योजनाओं का उल्लेख किया, जिनसे जनजातीय समुदाय को लाभ मिला। उन्होंने कहा कि भारत को इस भव्य विरासत से सीख लेकर अपने भविष्य को आकार देना है।
भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी लोकसभा उपचुनाव और छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। जारी सूची के मुताबिक छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित भानुप्रतापपुर सीट के लिए ब्रह्मानंद नेताम को प्रत्याशी घोषित किया गया है। श्री नेताम वर्ष 2008 में विधायक निर्वाचित हुए थे। अभी वे संगठन का काम देख रहे हैं। गौरतलब है कि इस सीट के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 17 नवंबर है। नामांकन पत्रों की जांच 18 नवंबर को की जाएगी और नाम वापसी की अंतिम तिथि 21 नवंबर है। इस उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और मतगणना 8 दिसंबर को होगी। स्पेनिश फिल्म निर्देशक और लेखक कार्लोस सौरा को गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। उन्होंने फिल्म महोत्सव से पहले संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय खंड एक महत्वपूर्ण और विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किए जाने वाला खंड है। उन्होंने बताया कि समारोह में प्रदर्शन के लिए 180 से अधिक फिल्मों का चयन किया गया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र ने बताया कि इस मौके पर आजादी के अमृत महोत्सव पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसे विदेशी प्रतिनिधियों को दिखाया जाएगा। हम क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो इसलिए जो हमारा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन है वो आज़ादी के अमृत महोत्सव की एग्जीबिशन गोवा में लगाएगा, जो कि फॉरेन से जो आने वाले डेलीगेट्स हैं उनको हम दिखा पाएंगे कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमने क्या किया और हमने किस तरह से अपने 75 वर्ष आज़ादी के मना रहे हैं। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 से 28 नवंबर के बीच किया जाएगा। भारतीय पैनोरमा खंड में कई फीचर और गैर फीचर फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। इसके लिए 25 फीचर फिल्मों और 20 गैर फीचर फिल्मों का चयन किया गया है। नीति आयोग द्वारा देश के 112 आकांक्षी जिलों में मेधावी छात्रों का चयन कर मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षा की निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है। आकांक्षी जिला कोरबा में भी इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत जिले के 34 छात्र छात्राओं को कैरियर प्लस कार्यक्रम के तहत चुना गया है। कोरबा कलेक्टर संजीव झा के द्वारा इन मेधावी छात्रों को ऑनलाइन क्लास के जरिए परीक्षा की तैयारी के लिए टैबलेट का वितरण किया गया। कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की कोचिंग काफी महंगी है, जिसे वहन करना सभी बच्चों के लिए आज संभव नहीं है। आदिवासी बाहुल्य आकांक्षी जिला कोरबा में नीति आयोग द्वारा संचालित योजना मेधावी छात्रों के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत चयनित मेडिकल और इंजीनियरिंग के 17 छात्रों को टैबलेट दिया गया, जिनके माध्यम से आगामी 2 वर्षों तक स्कूल टाइम के बाद विशेष कोचिंग के जरिए छात्रों को निःशुल्क नीट और जेईई की विशेष तैयारी कराई जा रही है। प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी प्रतिभाशाली हैं, उनका चयन करके उनको ये सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। और आज इन दोनों एजेंसीज के कोलैबोरेशन से जो उनको टैबलेट्स दिए जाने हैं उसका वितरण हुआ है। क्योंकि इसमें वैसे बच्चे हैं ज़्यादातर जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं, बहुत सक्षम नहीं है, जिनके लिए बहुत क्वालिटी कोचिंग बाहर जा कर के कोटा या दिल्ली में थोड़ा सा कठिन होता है, उनको यहाँ पर ही सुविधा का लाभ मिलेगा। तो इससे उनको मतलब उनका जो एस्पिरेशन है, जो उन्होंने गोल किया है, उसको अचीव करने में ज़्यादा आसान है। चयनित छात्रों ने केंद्र सरकार की इस योजना को काफी फायदेमंद बताया। गौरतलब है कि भारत सरकार देश के 112 आकांक्षी जिलों के सतत विकास के साथ ही इन जिलों में पढ़ने वाले मेधावी छात्रों के लिए कई अहम योजनाएं चला रही है। कबीरधाम जिले से ब्रेन ट्यूमर का इलाज कराने एक शिशु का एम्स रायपुर में आयुष्मान भारत के तहत निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। वहीं शिशु के माता पिता के रहने के इंतजाम की जिम्मेदारी के लिए राज्य शासन ने हाथ बढ़ाया है। गौरतलब है कि कवर्धा जिले के 1 वर्षीय हर्ष को ब्रेन ट्यूमर की बीमारी थी, जिसका सफलतापूर्वक ऑपरेशन एम्स में किया गया है। इसकी जानकारी एम्स के जनसंपर्क अधिकारी शिव शंकर शर्मा ने दी। वर्षीय बालक को अक्टूबर 2022 में एडमिट किया गया था। बच्चे को ब्रेन ट्यूमर की परेशानी थी। काफ़ी जगह उसके अभिभावक उसका इलाज करा के आए थे, लेकिन सब जगह से निराश होकर फिर वो एम्स रायपुर में आए। बच्चे का हमारे चिकित्सकों द्वारा काफ़ी अच्छा उपचार किया गया और बच्चा अब रिकवर कर रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रेन ट्यूमर के बाद बच्चे को कीमोथेरेपी की भी आवश्यकता पड़ती है, तो उसकी 8 साइकिलें अभी प्लान है जो अभी चल रही हैं। उसमें पहली साइकिल अभी बच्चे की चल रही है।
बच्चे का आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पूरी तरीके से निःशुल्क उपचार किया गया है। उसमें कीमोथेरेपी निःशुल्क है, बच्चे को दवाइयाँ और जो भी ट्रीटमेंट है बिल्कुल निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। बालक के माता पिता का कहना है कि उन्होंने कई जगह इलाज कराया, लेकिन सफलतापूर्वक इलाज एम्स में ही किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी कीमोथेरेपी चल रही है, जिसके लिए रायपुर में ही रहना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पैसे नहीं होने के कारण फुटपाथ पर रहना पड़ रहा था, लेकिन अब सहारा मिल गया है। दोनों ने ही एम्स प्रबंधन और राज्य शासन को इसके लिए धन्यवाद दिया है। कवर्धा जिले से आया हुआ हूँ इस रायपुर एम्स में अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए, और मेरे बच्चे को ब्रेन ट्यूमर है, तो ब्रेन ट्यूमर था, उसको मतलब निकाल दिया गया है सर ट्यूमर को। अभी कीमोथेरेपी चल रहा है और इसके ट्रीटमेंट में कोई प्रकार का कुछ भी खराब नहीं है सर, और अभी तक मस्त चल रहा है इलाज। एम्स के बदौलत मैं अपने बच्चे को जीवित देख पाया हूँ। बीमारी है, इसकी वजह से इसको ना सांस नहीं ले सकता है, ट्यूमर है तो ऑपरेशन हुआ, जिसकी वजह से ना गले से सांस नहीं आता है, दर्द छेद है। इस दंपत्ति की मदद के लिए अनेक स्वयंसेवी संगठन भी सामने आ रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा रायपुर में लीगल क्लिनिक यानी उपभोक्ता सहायता एवं परामर्श केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया और रजिस्ट्रार उदय लक्ष्मी परमार, सचिव टोपेश्वर वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद थे। न्यायमूर्ति चौरड़िया ने कहा कि उपभोक्ताओं को जागरूक करने और वैधानिक अधिकारों से परिचित कराने आयोग लगातार काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान लंबित मामलों की संख्या बढ़ गई थी, जिसका जल्द निराकरण किया जा रहा है। उपभोक्ताओं के लिए बनाया गया संगठन है, चाहे उपभोक्ता जिला आयोग हो, चाहे राज्य आयोग हो, राष्ट्रीय आयोग हो। हम सब एक ही प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रकरण आते हैं बहुत 90 दिन में निपटाने के निर्देश हैं, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा है किन्हीं कारणों से। 2 साल कोविड भी रहा, अब उसको हम गति दे रहे हैं, जितना हो सके फास्ट कोशिश कर रहे हैं। सबसे मुख्य है कि जनता जागरूक हो। इस विषय पे हमारी जागरूकता काम नहीं आएगी। उपभोक्ता जागरूक हो, अपने अधिकारों को समझें और वैधानिक अधिकारों को समझें। अनावश्यक तंग करने वाले मुकदमे ना लाएं और जो वास्तविक न्याय के मुकदमे लाएं, जिससे हम शीघ्र निराकरण कर सकें। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय उच्च न्यायालय ने यहाँ लीगल एड क्लिनिक खोलने के लिए जस्टिस गौतम भादुड़ी साहब ने और उच्च न्यायालय ने हमें सहयोग किया है। वहीं सचिव टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि उपभोक्ताओं के हितों के संवर्धन के लिए लीगल क्लिनिक का शुभारंभ किया जा रहा है। राज्य उपभोक्ता फोरम के द्वारा यहाँ पे लीगल क्लिनिक का प्रारंभ किया गया है और मैं इस अवसर पर अपनी शुभकामना देता हूँ। जिस उद्देश्य से इसको स्थापित किया गया है उसकी सफलता बनी रहे। गौरतलब है कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी उपभोक्ता जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अब कुछ खबरें जिलों से। बेमेतरा जिले के देवकर धान खरीदी केंद्र में तहसीलदार विनोद बंजारे ने पंजीयन त्रुटि सुधार शिविर लगाया। इसमें 200 से अधिक किसानों ने रकबा और अन्य त्रुटियों में सुधार करवाया। साथ ही शिविर में राजस्व संबंधी समस्याओं का निराकरण भी किया गया। दुर्ग में राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 100 विद्यार्थी राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण विषय पर आधारित पेंटिंग प्रतियोगिता में शामिल हुए। अपने रंग और ब्रश के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण, वैकल्पिक ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण आदि विषयों पर लोगों में जन जागरूकता के लिए पेंटिंग बनाई। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत आयोजित शिविर में 124 गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच की गई और 25 हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड बनवाया गया। अभियान के तहत स्वास्थ्य केंद्र में आई समस्त गर्भवती महिलाओं की रक्तचाप जांच के साथ ही यूरिन, शुगर, एल्बुमिन, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, आरडी किट से मलेरिया, सिकलिंग, HIV आदि की जाँच, उपचार और आवश्यक परामर्श दिया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।